जी जो आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं और मुझसे पूर्व विनय जी जो यूनाइटेड नेशंस हाउस में आयुर्वेद परंपरा को रखने का जिन्होंने कार्य किया, पूरे भारत के युवा प्रतिनिधि उस समय उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और जब आज हम लिविंग विथ आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो हमें पहले यह समझना होगा कि आयुर्वेद अन्य चिकित्सा पद्धतियों से कैसे भिन्न है। आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा, ये आयुर्वेद की मुख्य परिभाषा है कि जो आयु को बढ़ाने वाली पद्धति है। आप ये देखिए कि एलोपैथी ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट है और आयुर्वेद आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा, वह चिकित्सा पद्धति जो आयु को बढ़ाने पर बल देती है। ये कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। ये आयु कैसे आपकी निरंतर बढ़ती रहे, कैसे आप जरा से मुक्त हो। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ना बुढ़ापा आए ना इस प्रकार के रोग का घर बने इंसान का शरीर। कैसे सुव्यवस्थित दिनचर्या में आयुर्वेद को अपना करके हम अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं, ये आयुर्वेद का सिद्धांत। आज इसी को लेकर के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसका एक अपना इतिहास है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भी पूर्व इस संस्थान की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। जिस समय देश भर के शिक्षण संस्थान अंग्रेजों के अधीन चलते थे, उस समय एकमात्र शिक्षण संस्थान था गुरुकुल कांगड़ी जो स्वाधीन रूप से संचालित होता था। और आज स्वामी श्रद्धानंद की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरुकुल कांगड़ी के तमाम विभाग कार्य कर रहे हैं। चाहे वो वेदों में शोध की बात हो, चाहे वो आयुर्वेद में शोध की बात हो, चाहे वो दर्शनों में शोध की बात हो, चाहे वो उपनिषदों में शोध की बात हो। इस बात को कहना कोई महज औपचारिकता निभाना नहीं है और ना ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मंच से हम बोल रहे हैं तो गुरुकुल कांगड़ी का कोई महिमा मंडन करना है। अपितु यह वास्तविकता है, यह सत्यता है कि गुरुकुल का अपना एक इतिहास रहा है और उसी इतिहास, उसी सपने को, उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम लिविंग विथ आयुर्वेदा पे चर्चा कर रहे हैं। दिनचर्या में सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में और फिर सुबह उठ करके उषा पान करना, यह भी आयुर्वेद। इस आयुर्वेद इतनी सस्ती चिकित्सा पद्धति है कि जीरो बजट फुल हेल्थ, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। जीरो बजट में आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। सुबह समय से उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य उदय से पहले उठ जाना, उषा पान करना, शौच आदि से निवृत्त होना, ये तमाम चीजें आयुर्वेद में आती हैं। आज क्या कारण है कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर किस प्रकार से रोग का होना अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य का कार्य है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को नेत्रों का रोग हो रहा है। आप देखिए कि आज हमारी जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है उसने बोला कैंसर, लेकिन हमारे जो पूर्व ऋषि रहे हैं, चरक हो, सुश्रुत हो, निघंटु हो, भागवत हो, धन्वंतरी हो, इन्होंने पहले ही बता दिया कि कर्क रोग नाम का एक ऐसा रोग भविष्य में आने वाला है। आज मॉडर्न साइंस ने उसको कहा कि कैंसर है, लेकिन इन तमाम ऋषियों ने उसको पहले ही कह दिया था कि कर्क रोग होगा। हालांकि कर्क रोग उस समय अस्तित्व में नहीं था, कर्क रोग आज आया है। आज कर्क रोग एक कैंसर रोग एक ऐसा रोग हो गया है कि आप यूं समझिए कि जो थोड़े समय पहले ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आम रोग होते थे, आज कैंसर भी ऐसे ही आम रोग हो गया है। ये कारण जो है सबसे बड़ा कि इंसान की दिनचर्या, जीवन पद्धति में जो परिवर्तन हुआ है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो आयुर्वेद दिनचर्या में परिवर्तन का नाम है। भोजनांते विषम वारी एक छोटा सा सूत्र है कि भोजन के अंत में विष का काम करता है पानी, लेकिन अगर इसको अपना लिया जाए तो उस विष से हम अछूते रह सकते हैं। लेकिन आज हम पानी पीते हैं भोजन करने के बाद, तो फिर उससे 108 रोग होने ही होने हैं। और इस बात का प्रमाण आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसको मानता है कि जो चरक ने, सुश्रुत ने पहले कह दिया था कई वर्षों पहले, कई शताब्दियों पूर्व कि भोजनांते विषम वारी, आज वो प्रैक्टिकली सिद्ध हो रहा है। तो इन चीजों का ही नाम है आयुर्वेद के साथ जीना। कोई हमें बहुत ऐसा कार्य नहीं करना है कि कोई अतुलनीय कार्य करना है, कोई आश्चर्यचकित करने वाला काम करना है। क्या करना है? भोजन के 1.5 घंटे 40 मिनट बाद हमें पानी पीना है। हमें सुबह उठ करके क्या करना है? खाली पेट पानी पीना है।
ये तमाम वो चिकित्सा पद्धति हैं। और मैंने शुरू में ही कहा, अभी जो वेद मंत्र का उच्चारण किया गया कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योग से चित्त की वृत्ति की निवृत्ति, और पदेन वाचाम व्याकरण से वाणी की शुद्धता, और मलम शरीर से च वैद्यकेन, और आयुर्वेद से शरीर के रोगों की निवृत्ति। महर्षि पतंजलि ने एक सामंजस्य दिया तीनों चीजों का, व्याकरण का भी, योग का भी और आयुर्वेद का भी। बस हमें छोटी छोटी चीजों को, जिसमें 1 रुपए का भी बजट नहीं लगना है, उन चीजों को अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में सम्मिलित करना है। इसी का नाम है लिविंग विद आयुर्वेदा। सिंपल है। और आज आपको आश्चर्य होगा इस बात को मान करके कि हमारे भारत में चीजों को एक्सेप्टेंस तब मिलती है जब हमारी ही चीजें विदेशों से स्टैंप लग के आ जाती हैं। हमने आयुर्वेद के लिए हमारे यहाँ के वैद्य बोलते रहे, लेकिन हमने उसको सर्टिफाइड नहीं किया। लेकिन वही आयुर्वेद जब विदेशों से आयुर्वेदा बन के आया तो हम कहने लगे अरे ये आयुर्वेद तो हमारा था। योग को हमने, जो हमारी पद्धति 1,96,8,53,121 वर्ष पुरानी पद्धति है, हम उसको नहीं मान रहे थे। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ने कहा योगा इज द वर्ल्ड हेरिटेज, ये विश्व की धरोहर है, तो हम माने कि हाँ अरे योगा तो भारत से ही गया था। तो ये योग जब योगा बन के बाहर से आया तो हमने उसको स्वीकार किया। जब आयुर्वेदा बन के बाहर से आया तब हमने उसको वरीयता दी। जब वेदा बन के बाहर से आया, जर्मनी के 17 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, धनुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, यजुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, ऋग्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, अथर्ववेद पर रिसर्च कर रहे हैं, तब हमने कहा कि अरे ये तो हमारी पद्धति थी। आज चाइना एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सबसे ज्यादा करता है, ये आयुर्वेद के ही तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं। आज पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा ये आयुर्वेद की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। आज चाइना में सबसे ज्यादा इन चीजों पर काम हो रहा है। और जब वो चीजें वैश्विक पटल पर वो लोग लेकर आ रहे हैं तो हम गर्व से कह रहे हैं अरे ये तो भारत की पद्धतियां हैं। तो हम क्यों उनके आदी हो गए? क्या हमारे योग, क्या हमारे आयुर्वेद, क्या हमारे वेद को विदेशी पाश्चात्य देशों के सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं, ये हमारी चीजें हैं। और हम गर्व से कहेंगे कि भारत का योग है, भारत का आयुर्वेद है, भारत का अनुसंधान है। बस आवश्यकता है तो इस पर अनुसंधान करने की। और यही मेन फोकस स्वामी श्रद्धानंद जी का था, जो उन्होंने 1902 में इस संस्थान की स्थापना की थी। और आज मुझे गर्व है इस बात पर कि एस.के. राजपूत जी और तमाम प्रोफेसर्स, एक लंबी श्रृंखला है ऐसे प्रोफेसर्स की, ऐसे डॉक्टर्स की जो इस पर कार्य कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये महज कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये सत्यता है, वास्तविकता है, जिसे हम सबको स्वीकार करना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभकामनाएं दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम संस्थान द्वारा आगे भी भविष्य में आयोजित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर।